1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी बच्चों, उन्हें दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। यह जो संशोधन अधिनियम था यह आवश्यक तो था किंतु यह पर्याप्त नहीं था। इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के पीछे बच्चों दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करना, और दूसरा एक छुपा उद्देश्य था कि जब अमेरिका ब्रिटेन के हाथों से निकल गया, ध्यान रखें यह वह समय था जब ब्रिटेन के हाथों से निकल चुका है अमेरिका। अब अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वह ब्रिटिश उपनिवेश नहीं है। जब अमेरिका एक उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन के हाथ से चला जाता है तब भारत पर नियंत्रण बनाए रखना ब्रिटेन की मजबूरी है। ऐसी स्थितियों में वो भारत पर ज़्यादा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। इसी संदर्भ में 1784 के प्रयासों को या 1784 के जो अधिनियम है उसके प्रावधानों को हम देख सकते हैं। 1784 के अधिनियम के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि यह अधिनियम, या यूँ कहें कि इस अधिनियम को सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थ तथा मिस्टर फॉक्स की मिलीजुली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह बिल अधिनियम बनने से पहले यह जो बिल था यह हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित हुआ किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित ना हो सका। इस प्रकार लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार बच्चों समाप्त हो गई, या कहें कि सरकार गिर गई। यह पहला ऐसा मामला था जब भारतीय संदर्भों में या भारतीय कारणों से या भारतीय मामले के कारण कोई ब्रिटिश सरकार गिरी हो। इसके पश्चात मिस्टर विलियम पिट्स अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उसी बिल को कुछ संशोधनों के साथ पुनः प्रस्तुत किया तथा पारित भी करवाया। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की जो सरकार गिरी है, इस पर कई बार प्रश्न पूछे हैं बच्चों। आइए अब हम चर्चा करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य प्रावधानों पर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक मुख्य प्रावधान था बच्चों कि कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया जाना। हम देखते हैं बच्चों कि कंपनी की जो प्रशासनिक या यूँ कहें कि जो राजनीतिक कार्य हुआ करते थे उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC का निर्माण किया गया। क्या किया गया? BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, जो कि इंग्लैंड स्थित होता था और उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। वही कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए हमारे पास था BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। इस तरह से अब कंपनी का शासन 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला पॉलिटिकल मामले या राजनीतिक कार्य, और दूसरे हैं ट्रेड रिलेटेड मामले या व्यापारिक कार्य। राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों के लिए हमारे पास है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप अधिक है। दूसरी तरफ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करते हैं। इस तरह से कंपनी के अंतर्गत एक द्वैध शासन संचालित होता है बच्चों, और यह 1858 तक निरंतर जारी रहता है, जब तक कि 1858 के अधिनियमों के अंतर्गत क्राउन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त राजनीतिक अधिकारों या क्षेत्रों या दायित्वों का पूरी तरह से अधिग्रहण नहीं कर लेता। 1784 के अधिनियम के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं बच्चों कि अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी गई है? 3। ध्यान रखें अभी भी बहुमत को महत्व है, किंतु गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि हो रही है। पहले 5 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल हुआ करता था और 4 अन्य सदस्य होते थे। इन 4 में से अगर 3 सदस्य ठान लेते थे तो गवर्नर जनरल के निर्णय को वह वीटो कर सकते थे, किंतु अब ऐसी स्थिति में जब 4 में से सदस्य संख्या घटकर केवल 3 रह गई है तो गवर्नर जनरल 3 में से किसी एक सदस्य का भी अगर साथ प्राप्त कर लेता था तो वह अपने निर्णय को लागू करवा सकता था। इसका मतलब है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियाँ अत्यधिक बड़ी है बच्चों। 1784 के अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है वो क्या है बच्चों कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश यह वह क्षेत्र था जो कि ब्रिटिश क्राउन ने उल्लेखित किया है इस अधिनियम में। ध्यान दीजिए बच्चों कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटेन ने ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नहीं कहा था, किंतु 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने यह अभिव्यक्ति दी है। यह स्पष्ट संकेत है हमारे सामने कि ब्रिटेन भारत में एक उपनिवेश देख पा रहा है, या यूँ कहें कि भारत में जो कंपनी का शासन है वह एक औपनिवेशिक शासन है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट अभिव्यक्ति ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेशों के रूप में दिखाई देती है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन यह मान के चल रहा है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में जो क्षेत्र अधिकृत किए हैं वो वस्तुतः ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश है, अर्थात ये क्राउन के अधीन है।
वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन के ही क्षेत्र है या ब्रिटेन के ही उपनिवेश है जो कि भारत में स्थित है। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों की 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की क्या क्या सीमाएं थी। सबसे पहली बात तो पिट्स इंडिया एक्ट में जब कंपनी के कार्यों को राजनीतिक कार्य तथा व्यापारिक कार्यों में अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों के लिए 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहीं राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कि 6 सदस्य है। किंतु भारत में ये दोनों ही कार्य बंगाल का गवर्नर जनरल कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बंगाल का गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मध्य पिसा हुआ व्यक्तित्व है। वह नहीं समझ पाता है कि उसे किनके आदेशों का पालन करना है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति स्पष्ट होती है बच्चों। 1784 के अधिनियम के अंतर्गत हमने एक प्रावधान यह देखा था कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अर्थात अब अगर गवर्नर जनरल चाहता है तो वह 3 में से एक सदस्य को अपने साथ लेकर अपनी बात मनवाने की स्थिति में पहुंच जाता है। किंतु अभी भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि वीटो पावर किसके पास है, या यूँ कहें कि अगर गवर्नर जनरल और एक सदस्य एक तरफ हो तथा 2 सदस्य अन्य दूसरी तरफ हो तब किसकी बात मानी जाएगी। यह जो कन्फ्यूजन की स्थिति है यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी स्पष्ट नहीं होती। यह दूसरी बड़ी खामी है इस अधिनियम की बच्चों। एक प्रश्न जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था। आप अगर गौर करें बच्चों तो यह जो ऑप्शन ए है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यह इसका सही आंसर है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम देखते हैं कि भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स के पश्चात मैकफर्सन एक कार्यकारी गवर्नर जनरल के रूप में आता है। अब इस समय आवश्यकता थी भारत में कि एक सक्षम गवर्नर जनरल हो ताकि वह ब्रिटिश नीतियों को बेहतर तरीके से भारत में लागू कर सके। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स चाहते थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। ऐसी स्थितियों में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि वह बंगाल का गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करें, इन परिस्थितियों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ विशेष शक्तियों की मांग की, जैसे कि वह चाहता था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों के साथ साथ उसे भारत में प्रमुख सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त वह अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्णयों के ऊपर वीटो पावर भी चाहता था। इन्हीं सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1786 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसे आज हम 1786 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के प्रावधानों को हम विस्तारपूर्वक देखेंगे, परंतु ध्यान रखें कि इस एक्ट का मूल उद्देश्य यह था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन करवाया जा सके। जैसा कि हमने देखा बच्चों कि 1786 के अधिनियम के पीछे ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष रियायतें देने की बात की गई थी, जिसके अंतर्गत कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल की शक्तियों के साथ साथ मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान करने की बात कही गई। यह इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बच्चों कि 1786 के अधिनियम के अंतर्गत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को, या यूँ कहें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अपनी कार्यकारिणी के निर्णय के विरुद्ध वीटो पावर भी उपलब्ध हो गया। यह पहला ऐसा मौका है बच्चों कि जब भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल वीटो पावर उपयोग कर सकता है। वीटो पावर प्राप्त करने वाला पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले वीटो पावर का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो आंसर देना होगा आपको 1786 के एक्ट के अंतर्गत। इसी संदर्भ में एक प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न है, भारत में गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि 1786 का जो एक्ट था उसके प्रावधानों के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या यूँ कहें कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिल गया था कि वह अपनी कार्यकारिणी के निर्णय के विरुद्ध विशेष परिस्थितियों में वीटो पावर का उपयोग कर सकता था। अब हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले यह किया गया कि ब्रिटिश कंपनी को उसके विशेषाधिकार, अर्थात भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के जो विशेषाधिकार थे, एकाधिकार थे, वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। यानी कि 1813 तक केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका प्रावधान 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किया गया था,
यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, इनका प्रारंभ में वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता था, किंतु अब इनका जो वेतन है यह भारतीय कोष से दिया जाने लगा। अर्थात लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन या उनके सदस्यों का वेतन जो पहले ब्रिटिश सरकार दिया करती थी, अब उसका दायित्व किस पर आ गया? भारत स्थित कंपनी सरकार पर। दूसरी एक अन्य महत्वपूर्ण बात बच्चों कि यह प्रावधान 1919 के अधिनियम तक जारी रहा। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत एक प्रश्न हम देख सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को अर्थात बीओसी के सदस्यों को भारतीय कोष से वेतन किस चार्टर के तहत प्रारंभ किया गया? आप ध्यान रखें बच्चों कि इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको 1793। 1793 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो वेतन है वह भारतीय कोष से दिया जाना आरंभ किया गया। यह प्रावधान 1919 के अधिनियम तक चलता रहा।